नमस्कार, मैं दीपक सिंह सरोची। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ विपक्षी दलों ने सोमवार को भारत बंद बुलाया था। कई संगठनों ने इस भारत बंद का समर्थन किया। पूरे दिन डीएनडी फ्लाईवे, मेरठ एक्सप्रेसवे, आनंद विहार, सराय काले खां, प्रगति मैदान और दिल्ली के अन्य हिस्सों में भारी ट्रैफिक जाम रहा। भारत बंद को देखते हुए बिहार, यूपी, झारखंड समेत कई राज्यों में स्कूल बंद रहे। वहीं आंदोलन के कारण 181 मेल एक्सप्रेस और 348 यात्री ट्रेनें रद्द कर दी गईं। 4 मेल एक्सप्रेस और 6 पैसेंजर ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द की गईं। वहीं तमिलनाडु में अगले आदेश तक दक्षिण रेलवे के चेन्नई डिवीजन के सभी रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट देने पर रोक लगा दी गई है। हालांकि बात अब भी वहीं अटकी है। छात्र अग्निपथ स्कीम योजना को वापस लेने के लिए अड़े हुए हैं, जबकि रक्षा मंत्रालय के सैन्य मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने साफ किया है कि 4 साल के लिए सेना में नियुक्ति की इस योजना को वापस नहीं लिया जाएगा। अब डिटेल्स करने में समय चाहिए, ये इसके लिए ओवरनाइट सोल्यूशन नहीं है। कमिंग टू रोल बैक ऑफ द स्कीम, नो। एंड व्हाई शुड इट बी रोल्ड बैक? इट इज द ओनली प्रोग्रेसिव स्टेप टू मेक द कंट्री यंग। अग्निपथ स्कीम को लेकर विरोधियों के मन में, छात्रों के मन में सबसे पहला सवाल है कि 4 साल की नौकरी के बाद रिटायरमेंट, लेकिन उसके बाद क्या? सोशल साइट्स पर जवाब के तौर पर कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। इन्हीं में से एक बयान बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव कैलाश विजयवर्गीय का है। विजयवर्गीय अग्निवीरों को बीजेपी ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर तैनात करने के लिए प्राथमिकता देने की बात कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा, अग्निवीरों को धोबी, नाई, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन आदि का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। यानी कि आपके बच्चे बड़े होकर अच्छे धोबी, नाई, ड्राइवर और इलेक्ट्रीशियन बनेंगे। డ్రైవర్స్ వేరే ఉంటారు, ఎలక్ట్రీషియన్స్ వేరే ఉంటారు, అందులో బట్టలు ఉతికే వాళ్ళు వేరే ఉంటారు, లేకపోతే మరి మన हेयर कटिंग ये वेला पोस्ट ఉంటాయి। किसी भी मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। इस बीच महिंद्रा ग्रुप के चेयरपर्सन आनंद महिंद्रा ने ऐलान किया है कि वे अग्निवीरों को अपनी कंपनी में काम करने का मौका देंगे। उन्होंने 20 जून को ट्वीट करते हुए लिखा, अग्निपथ योजना को लेकर हो रही हिंसा को लेकर दुखी हूं। पिछले साल जब इस योजना पर विचार हो रहा था तो मैंने कहा था और उसे दोहरा रहा हूं कि अनुशासन और कौशल अग्निवीरों को उत्कृष्ट रूप से रोजगार योग्य बनाएगा। महिंद्रा ग्रुप ऐसे प्रशिक्षित और सक्षम युवाओं को भर्ती करने की राह देख रहा है। इससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने भी एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा था कि अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद उद्योगपतियों के यहाँ प्राथमिकता दी जाएगी। बना रहे हैं, उनका रिज्यूमे इतना यूनिक करेंगे कि वो आगे आने वाले टाइम पे, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो सीएपीएफ हो। अग्निपथ स्कीम का विरोध करने वाले पहले से ही कह रहे हैं कि इन अग्निवीरों को देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों के यहाँ चौकीदारी करवाने की तैयारी है। तो क्या उनका अंदेशा सही था? कम से कम यह बयान तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। छात्रों में आक्रोश की मुख्य वजह यह है कि जिन लोगों को सेना में भर्ती होने का इंतजार था, यानी कि 8 सालों से जिस नौकरी के लिए तैयारी कर रहे थे, फिजिकल से लेकर रिटर्न तक सब कुछ क्लियर हो गया था, उन छात्रों को अब कहा जा रहा है कि पुराना वाला गेम खत्म, अब नया खेल खेलते हैं। छोटे शहरों में कई ऐसे छात्र होंगे जिन्हें अपने ऑफर लेटर का इंतजार रहा होगा। संभव है कईयों की शादी यही नौकरी बताकर तय हुई होगी, लेकिन अब उन्हें नए सिरे से तैयारी करनी होगी और अगर सेलेक्ट हुए तो सिर्फ 4 साल की नौकरी मिलेगी, ना पेंशन और ना ही सेना वाली कोई सुविधा। एक प्रदर्शनकारी छात्र पानीपत के ड्यूटी मजिस्ट्रेट के गले लगकर रोते हुए कहता है, अंकल प्लीज इस अग्निपथ स्कीम को बंद करवा दो। 4 साल की नौकरी के बाद युवा अपराधी बनेंगे। सोचिए इन छात्रों पर क्या बीत रही होगी। मैं 25 साल का, मैं 21 साल का हूँ, 25-26 साल का मैं निकल का हूँ, 25-26 का निकल का मैंने 12th करा कि ग्रेजुएशन तो मैंने करी नहीं, हमारे में ज्वाइन हो गया तो मैं ग्रेजुएशन आगे करूँगा। 2-3 साल की ग्रेजुएशन हो, वो जो ग्रेजुएशन करके मैं 30 साल का नौकरी कहाँ ढूंढूंगा। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने अग्निपथ स्कीम पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब किसी परिवार के बच्चे को सेना में नौकरी मिलती है तो पूरे इलाके में उनका सम्मान बढ़ जाता है। सेना का सवाल देश की सुरक्षा का सवाल है, आप इसे मजाक मत बनाइए। सेना में गरीब किसान मजदूर के बच्चे जाते हैं। अग्निपथ योजना इस देश के नौजवानों को अग्नि में झोंकने की योजना है। इस योजना को सरकार को वापस लेना चाहिए। इतना ही नहीं, कन्हैया कुमार ने मोदी सरकार से अग्निपथ स्कीम को लेकर कुछ सवाल भी किए हैं। सरकार को इस बात का जवाब देश के नौजवानों को देना चाहिए। क्या सिंपल सवाल है कि जो भर्तियां हो रही थी वो भर्ती होगी कि नहीं होगी? सवाल नंबर 1।
सिंपल बात है। पहले आर्मी में हर साल 75,000 कम से कम लोग बहाल होते थे। बाद में बीजेपी ने इसको घटा करके 50,000 कर दिया और पिछले 2 साल में, अब तीसरा साल है, 50,000 लोगों को की भी भर्ती नहीं की गई। बहाना क्या दिया गया? बहाना दिया गया कि कोरोना था इसीलिए भर्ती नहीं किए। हाय मोदी जी, कोरोना था तो चुनाव लड़ लिए, बंगाल में जाकर के दीदी ओ दीदी कर लिए, सब जगह चुनाव हो गया, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो गया, बुलडोजर बाबा आ गए, लेकिन आर्मी की भर्ती नहीं हुई। ये बेईमानी है कि नहीं है? रोजगार देने में कोरोना है और चुनाव लड़ने में कोरोना नहीं है। और अगर आप बैकलॉग को देखेंगे, 50,000 को अगर मान लें तब भी 1.5 लाख बहाली होनी चाहिए थी। 1.5 लाख ये बहाली नहीं कर रहे हैं। 1.5 लाख बहाली ये करेंगे कि नहीं करेंगे इसको ये नहीं बता रहे हैं। एक वर्ग ऐसा भी है जो इस स्कीम की तारीफ कर रहा है। हालांकि उनका क्या तर्क है यह जानने से पहले जान लेते हैं कि आर्मी और अग्निवीरों में मूलतः क्या अंतर है। अग्निवीर वर्सेज आर्मी। अग्निवीरों को ज्वाइनिंग के साथ ही 30,000 रुपये की सैलरी मिलेगी, लेकिन इसमें से 30% तनख्वाह यानी कि 9,000 रुपया सेवा निधि फंड में जमा होगा। यानी कि अग्निवीर को पहले साल में 21,000 रुपये कैश इन हैंड मिलेंगे। आर्मी में पहली एंट्री सिपाही के रूप में होती है, जिसके लिए 10वीं पास होना जरूरी है। सिपाही का मूल वेतन लगभग 21,700 रुपये होता है। 5200 रुपये मिलिट्री सर्विस पे के, ट्रांसपोर्ट अलाउंस में लगभग 1,800 रुपये मिलते हैं। इसके अलावा इन तीनों पर 34% महंगाई भत्ता भी मिलता है, जो करीब 9,758 रुपये होते हैं। यानी सिपाही को लगभग 39,000 रुपये सैलरी पहले महीने में मिलती है। अग्निवीरों को डीए का लाभ नहीं मिलेगा। उनकी सैलरी 1 साल के लिए फिक्स है। सेना ज्वाइन करने वाले सिपाही को केंद्र सरकार की नीतियों के मुताबिक साल में 2 बार डीए बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। अग्निवीरों की नौकरी 4 साल के लिए होगी। सेना के जवान कम से कम 15 साल नौकरी करते हैं। अग्निवीरों को 4 साल के बाद पेंशन ग्रेच्युटी जैसा कोई लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि 4 साल की सेवा अवधि के दौरान कटने वाला फंड एक मुश्त रकम 10.04 लाख मिलेगा, जो ब्याज जोड़ने के बाद 11.71 लाख होगा। ये रकम आयकर मुक्त होगा। सेना के जवानों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी का लाभ मिलता है। अग्निवीरों को साल भर में 30 छुट्टियां दी जाएंगी। सेना में काम करने वालों को साल भर में 90 छुट्टियां मिलती हैं। सेना और अग्निवीरों में क्या अंतर है यह तो समझ लिया आपने। अब देख लीजिए कि इस स्कीम के सपोर्ट में क्या कहा जा रहा है। हालांकि इसको बीजेपी के ट्विटर हैंडल से ही प्रचारित किया जा रहा है, ट्वीट किया जा रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण यह नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि जब नेता मंत्री संतरी गुणगान करने से थक गए तो अब जनरल स्टोर और पान की गुमटी चलाने वाले लोगों से स्कीम के फायदे गिनवाए जा रहे हैं। मोदी जी अग्निपथ जो स्कीम चलाई है वो देश हित में है, भविष्य के बच्चों के भविष्य के लिए है, क्योंकि वो 4 साल तक इनको रखेंगे, ट्रेनिंग देंगे हर चीज़ की। तो इससे अपने उनके रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और एक देश को एक सैनिक भी मिलेगा। और कुछ 30 से 40 हज़ार रुपये सैलरी है, प्लस रिटायर होने के बाद में जब 4 साल बाद रिटायर होंगे तो उसको 10 से 12 लाख रुपए और मिलेगा इकट्ठा एकजुट। और आगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर उनको फिर बुलाया जाएगा। और इसके लिए मैं मोदी जी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की जय। बीजेपी की तरफ से जिस तरह युवाओं को समझाने की कोशिश की जा रही है वो बेहद दुखद है। पिछले 5 दिनों से अग्निपथ स्कीम को लेकर देश में आग लगी हुई है, लेकिन पीएम मोदी की तरफ से अब तक सीधे सीधे कुछ नहीं कहा गया है। बीजेपी नेता से मंत्री तक, समर्थक से लेकर नागरिक तक सभी को समझ में आ रहा है कि नाराज छात्र जिस तरह सार्वजनिक संपत्ति में आग लगा रहे हैं वह देश को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। फिर क्या वजह है कि पीएम मोदी कुछ बोल नहीं रहे हैं? ये अलग बात है कि सोमवार को बेंगलुरु पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना का नाम लिए बगैर कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 8 सालों में स्पेस और डिफेंस सेक्टर को युवाओं के लिए खोल दिया है। वहीं केंद्रीय मंत्री और पूर्व थल सेना प्रमुख वीके सिंह ने युवाओं को धिक्कारते हुए कहा है कि अग्निपथ एक स्वैच्छिक स्कीम है। अगर आपको यह स्कीम अच्छी नहीं लगती तो मत आओ। आपको बोल कौन रहा है आने के लिए? जिसको आना वो आए। अगर आपको नहीं लगती चीज स्कीम मत आओ। ये आपको बोल कौन रहा है आने के लिए? आप बसें जला रहे हो, ट्रेन जला रहे हो, किसी ने आपको बोला कि हम आपको फौज में लेंगे? पहले तो आप हमारे मापदंडों पे खरे उतरो ना।
उसके बाद हम फौज में लेंगे। हालांकि वीके सिंह के जवाब पर कांग्रेस पार्टी ने पलटवार किया है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि जनरल वीके सिंह खुद अपनी रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के लिए अदालतों के चक्कर लगाते रहे। अब जब रिटायरमेंट उम्र घटाकर 4 साल कर दी गई है तो उसका स्वागत किया जा रहा है, जबकि देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत चाहते थे कि सैनिकों को 58 साल में रिटायरमेंट मिले। सिर्फ 17 साल बाद रिटायर करना ठीक नहीं है। देखिए, बड़ी अजीब सी बात है कि जनरल वीके सिंह खुद अपने एज को बढ़ाने के लिए अदालतों के दरख्वास्त लगाते हैं रिटायरमेंट एज बढ़ाने के लिए। आज जब सैनिकों का रिटायरमेंट एज कम कर दिया है तो उसका स्वागत कर रहे हैं। इसी संदर्भ में मैंने अभी कहा कि जनरल विपिन रावत ने 2020 के अंदर वीर गति पाने से कुछ ही महीने पहले उन्होंने ये बड़ा स्पष्ट कहा था कि हमारे सैनिकों को सिर्फ 17 साल के बाद रिटायर कर दिया जाता है और हमारे सैनिकों की रिटायरमेंट एज 58 वर्ष तक होनी चाहिए। कई जानकार बता रहे हैं कि अग्निवीरों को सीआरपीएफ, बीएसएफ, असम राइफल्स, राज्यों के पुलिस विभाग आदि में भी भर्ती किया जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आने वाले समय में इनकी भी सीधी भर्ती प्रक्रिया रोक दी जाएगी? अगर नहीं तो फिर अग्निवीरों को उसमें कैसे एडजस्ट किया जाएगा? साथ ही राज्य सरकारें पुलिस की वैकेंसी क्या रेगुलर निकालती है, मालूम कर लीजिए आपके प्रदेश में लास्ट टाइम वैकेंसी कब निकली थी। हमारे साथ बातचीत के लिए आज संतोष मेहरोत्रा सर हैं, जो आर्थिक मामलों के जानकार तो हैं ही, साथ ही भारत में बेरोजगारी, रोजगार के आंकड़े आदि को लेकर भी महीन जानकारी रखते हैं। सर नमस्कार। सबसे पहले तो जानना चाहूंगा कि जो एक तर्क दिया जा रहा है कि अग्निवीर जिनको आगे चलकर सीआरपीएफ, बीएसएफ, असम राइफल्स और राज्यों के पुलिस विभाग आदि में भर्ती किया जाएगा। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगा कि अभी सरकारी नौकरी की स्थिति भारत देश में क्या है और राज्यों में क्या है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये निजी क्षेत्र में धकेलने की कोशिश है। ये देखिए, रोजगार की स्थिति देश भर में बहुत ही दर्दनाक है और कोविड से पहले ही 2019 के अंत में बेरोजगारी दर हमारे देश के 48 साल के इतिहास में इतनी ज़्यादा कभी नहीं रही। तो ये तो पहली बात हो गई। निजी क्षेत्र में अधिकतर 95% नौकरियां होती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में यानी कि पब्लिक सेक्टर में केवल 5% के लगभग होती हैं, उससे भी कम। तो जाहिर है दोनों चीज़ें हो रही थी कि एक तो सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरियां की भरपाई नहीं हो रही थी, वैकेंट पोस्ट बनी हुई थी। मतलब ये कोविड से पहले की बता रहा हूं मैं। और निजी क्षेत्र में बढ़ोतरी नहीं हो रही थी और यही कारण है कि बेरोजगारी दर हमारी बढ़ रही थी। कोविड आने के पश्चात सरकार का जो राजकोषीय घाटा था, जो पहले से ही बहुत ही सरकार कठिनाई में थी, राजकोषीय घाटा काफी बढ़ा हुआ था और सरकार उसको घटाने की कोशिश कर रही थी। इसके बावजूद कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से विकास दर घट रही थी। विकास दर जब घटती है तो सरकार की आमदनी यानी का टैक्स रेवेन्यू घटता है, ठीक है। ऐसी स्थिति में सरकार फिर भी खर्च घटाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र में वो नौकरियां नहीं भर रही थी। कोविड के बाद आपने देखा होगा कि हिंदी पट्टी में खास तौर से जहां जहां भी रोज इलेक्शन होने वाले थे, सरकारें ऐलान तो करती थी कि हम भर्ती करने वाले हैं, इम्तिहान भी हो जाता था, उसके बाद फिर पेपर लीक हो जाता था। उत्तर प्रदेश की याद दिला दूं मैं आपको कि 18 इम्तिहानों में, सरकारी भर्ती के इम्तिहानों में पेपर लीक हो गया। तो नियत ही सरकार की नहीं रही है 2020 से पहले और 2020 के बाद। और यही कारण है कि सेना में भी 2 साल से रैलीज नहीं की गई हैं, 2 साल से भर्तियां नहीं की गई हैं। ये इसलिए ताज्जुब की बात है
कि और तो सब सार्वजनिक समारोह जो सरकार करना या करवाना चाहती थी वो तो कर रही थी। इलेक्शन रैलियां हो रही थी जिसमें हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग, हमारे प्रधानमंत्री ही नहीं हमारे सारे मंत्रीगण उसमें कार्यरत थे। कुंभ मेले का हुआ तो सब कुछ हो रहा था, मगर सेना में भर्ती नहीं हो रही थी। क्यों? फिर वही बात कि सरकार कंगाली के कगार पे खड़ी हुई थी और सरकार पैसे खर्च नहीं करना चाहती थी। और 2000 ये साफ हो रहा है कि 2020 से सरकार में, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, सरकार में इस स्कीम के बारे में, अग्निपथ स्कीम के बारे में चर्चा अंदर अंदर चल रही थी। और अब जो फैक्ट्स बाहर आए हैं पिछले 1-2 दिन में, खास तौर से सरकार को 3 उच्च दर्जे के सेनानियों को कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए उतारना पड़ा क्योंकि सरकार स्वयं बचाव करने की स्थिति में नहीं थी और सारे निश्चय सरकार में हो चुके थे और उनको सेना पर थोपा जा रहा था। और क्योंकि आखिर में तो सेना को ही इसको कार्यान्वित करना है, लागू करना है, तो उनको सामने कर दिया गया है। सरकार कह रही है कि हम उनको सीएपीएफ में डालेंगे, पुलिस में डालेंगे, उनको प्रेफरेंस मिलेगा वगैरह वगैरह। असलियत में जो 75% निकलेंगे हर साल, वो निजी क्षेत्र में ही खपत होगी उनकी, और उनकी सिक्योरिटी गार्ड्स की तरीके से खपत होगी। और एक रोचक हमारे भाजपा के एक नेता हैं जिन्होंने एक बयान दिया है कि मैं अगर किसी की भर्ती करना चाहूंगा तो मैं अपने संग उसको ऐसे, हाँ जी, तो उनको अपने संग काम करवाना चाहूंगा। ये क्या संकेत दे रहा है? क्या आरएसएस तैयारी कर रहा है अपने लोगों अपने लिए, इन अग्निवीर जो रिटायर होकर के और सेवानिवृत्त होकर के निकलेंगे उनको तैयार करेगी किसी प्रकार से? ये सब सोचने वाले विषय हैं। खैर, हम इस बात में हम नहीं जाएंगे। हमको सोचना ये है कि सरकार अगर सीरियस है रोजगार के बारे में, तो उसे निजी क्षेत्र में रोजगार पैदा करने की पे वो तवज्जो देनी चाहिए जो आज 8 साल में उसने नहीं दी है। क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं दीपक जी कि 2004 और 14 में के बीच में इस तरीके के मुद्दे नहीं उठ रहे थे। इस तरीके के मुद्दे कहां उठ रहे थे? क्योंकि बेरोजगारी की दर 2% थी, वो 5-6% के आसपास नहीं थी। और युवा बेरोजगारी दीपक जी तिगुनी हो गई 2012 और 19 के बीच में हो गई थी, उसके वो बाद और बढ़ गई है। तो इसलिए सोचना इसके बारे में, सेना के बारे में है। और मैं एक और सेना की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के बारे में भी हमें इसका सोचना आवश्यक है। क्योंकि मुझे आज एहसास हो रहा है, पता चल रहा है कि कुछ 6-7 सालों में लगभग 50% सेना में ऐसे लोग होंगे जो अग्निवीर होंगे, और उसके कुछ साल बाद ये होगा कि वो 2/3 होंगे। ऐसी स्थिति में सरकार क्या सोच रही है कि हमारी सेना को खोखला बना देना है? मैं मान रहा हूं कि हमको टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन करना है, मैं मान रहा हूं कि हमें इनकी ट्रेनिंग करनी है वगैरह, और हमें पैसे चाहिए। अरे भाई, पैसे की कमी है तो कॉर्पोरेट टैक्स के रेट क्यों घटाया? 30% से 25% क्यों घटाया? पहली बात। दूसरी बात, अगर 2019 से पहले पर्सनल इनकम टैक्स की थ्रेशोल्ड्स ना बढ़ाई गई होती
तो आपको मालूम है कि क्योंकि इलेक्शन आने वाला था 2 महीने के अंदर, बजट पहली फरवरी को 2019 में ये थ्रेशोल्ड बढ़ाई गई, जिसकी वजह से जो 60 मिलियन यानी 6 करोड़ हमारे देश में पर्सनल इनकम टैक्स आयकर देने वाले लोग थे, उनकी संख्या कम होकर के 1.5 करोड़ हो गई। यानी कि 75% लोग ऐसे पर्सनल इनकम टैक्स से बाहर चले गए। तो किसने कहा था सरकार को इस तरीके की नीतियां अपनाने को? किसने सरकार को कहा था कि 2015 में वेल्थ टैक्स को खत्म कर दो? सरकार अपनी गलतियों की वजह से इस स्थिति में पहुंची थी। और विकास दर क्यों कम हुई थी, याद दिला दूं मैं आपको कि पहले 4 घंटे की नोटिस पे नोटबंदी, जो दुनिया के इतिहास में, आधुनिक इतिहास में, किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था के इतिहास में इस तरीके की मूर्खतापूर्ण नीति नहीं अपनाई गई थी, जिसकी वजह से कितनी हमारी आर्थिक व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को आघात पहुंचा था, और खासतौर से असंगठित। जीएसटी विदाउट प्रिपरेशन, जल्दबाजी में, विदाउट टेस्टिंग, और उसके बाद उसी के कुछ साल बाद लॉकडाउन, नेशनल लॉकडाउन, 4 घंटे की नोटिस पे। किसने कहा था? अगर इतनी बढ़िया लॉकडाउन थी 25 मार्च की 2020 की, तो साल भर बाद जब उससे ज्यादा भयंकर कोविड का प्रकोप आया था सेकेंड वेव में, तो तब क्यों नहीं नेशनल लॉकडाउन किया? एक के बाद एक गलतियां आप करते हैं और उसका खमियाजा देश भुगत रहा है, आम जनता भुगत रही है, और हमारा देश का युवा भुगत रहा है। और अब आप ये थोप रहे हैं कि मतलब ये सारी जो अग्निपथ की स्कीम है, उसमें कितने लोग डिफेंस फोर्सेस के इन्वॉल्व थे, इस पे सवालिया निशान है। इसीलिए अधिकतर लोग डिफेंस फोर्सेस के जो रिटायरीज हैं, जो जानकार हैं, और मैं मतलब जो जानकारी आपको अभी इस समय दे रहा हूं, नई जानकारी, वो डिफेंस सीनियर जनरल्स ने आर्मी कमांडर से, सीनियर आर्मी कमांडर से बात करके ये बताई है कि सारा निश्चय केंद्र सरकार के अंदर हो रहा था, ना कि डिफेंस फोर्सेस के अंदर। जी, अभी सर जो आपने देखा होगा कल सोशल साइट्स पे काफी सारे वीडियो थे जिसमें मोदी जी एक टनल के अंदर घूम रहे हैं बहुत शांत स्वभाव में, और जबकि पूरे देश में आग लगी हुई है। सारे मंत्री बोल रहे हैं, तीनों सेना के अधिकारी बोल रहे हैं। सरकार क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है लोग? मैं क्या जानूं सरकार क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है। हमारे देश का युवा तो जो मैसेज उसको लेनी थी वो तो ले ही चुका है, वो समझ रहा है कि क्या हो रहा है। मुझे क्या जानकारी। जी चलिए, बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया सर। और मुझे लगता है कि आपने जिस तरीके से इसका दूरगामी परिणाम बताया है, जिसको लेकर की सरकार ने अभी तक नहीं सोचा, और काफी सारे रिटायर्ड आर्मी ने आर्टिकल लिखते हुए या फिर मीडिया से बात करते हुए अपनी जो भी शंका थी उसको जाहिर किया है। शायद सरकार उस चीज को तवज्जो नहीं दे रही है। मंत्रालय की तरफ से, सेना प्रमुखों की तरफ से बयान दिलवाए जा रहे हैं, हालांकि बदलाव किए जा रहे हैं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि हम दबाव की वजह से कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, ये हमारा पहले से प्लान था। इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि अगर आपका पहले से प्लान था तो आप ये सब प्रोटेस्ट होने के बाद, प्रदर्शन होने के बाद बदलाव क्यों कर रहे हैं? बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया सर, नमस्कार।